हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू क्लास। घटना चक्र पॉइंटर हम कर रहे हैं। कल की वीडियो में हमने इंडेक्स स्टार्ट किया था, उसके आगे के पॉइंट हम देखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है विश्व का अग्रणी सिविल सोसाइटी संगठन जिसके द्वारा 26वां वार्षिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जारी किया गया, तो वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। अगर सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर देखें तो सबसे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है, तो 180 देशों को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें संयुक्त रूप से पहले स्थान पर कौन है, तो डेनमार्क है, फिनलैंड है और न्यूजीलैंड है। इन तीनों को जो है 88 अंक मिले हैं और ये तीनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक भ्रष्ट देश कौन सा है, तो साउथ सूडान है। ठीक है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, तो भारत है 85 नंबर पर। अगला पॉइंट है विश्व प्रतिभा रैंकिंग का कौन सा संस्करण जारी हुआ है, तो ये 9वें नंबर का संस्करण था। इसको जारी कौन करता है, तो IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है विश्व प्रतिभा रैंकिंग। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अगर रैंकिंग की बात करें तो शीर्ष 3 देश कौन हैं, तो पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, स्वीडन और फिर आइसलैंड। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर स्वीडन, तीसरे पर आइसलैंड। और अंतिम 3 स्थानों की बात करें तो वेनेजुएला सबसे लास्ट है, उसके बाद मंगोलिया और फिर कोलंबिया। भारत में इसकी रैंकिंग मिली है 52nd, यानी कि 52वें स्थान पर है विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का। 21 की बात करें अगर, तो भारत का स्थान था 56वां, यानी कि 22 में उसने 4 अंकों का सुधार किया है। अगला पॉइंट है ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 86वां। ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 86वां, 86। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 में शामिल देशों की संख्या कितनी है, तो 194। ये पॉइंट सारे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टेटमेंट बना के भी दे सकता है कितने देश शामिल किए गए हैं, पहले स्थान पर कौन है, भारत की रैंकिंग क्या है, भारत की पिछले साल से इस साल में कितने अंकों का सुधार किया है या कितने अंकों की गिरावट आई है। इसलिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पर चलेंगे। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में शीर्ष स्थान किसका है, तो नॉर्वे है। अगला पॉइंट है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में 43 वैश्विक पेंशन प्रणालियों में भारत का स्थान है 41वां। ठीक है, 43 वैश्विक पेंशन प्रणालियों में भारत का स्थान है 41वां। अगर इसमें शीर्ष स्थान पर बात करें तो पहले नंबर पर है आइसलैंड, सेकंड पर है नीदरलैंड और तीसरे नंबर पर है डेनमार्क, इसमें वैश्विक पेंशन सूचकांक में। अगला पॉइंट है 11वां वार्षिक वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है इकोनॉमिक इम्पैक्ट के द्वारा। ठीक है, और इसमें कुल 113 देश शामिल हैं। भारत का स्थान 2022 में 68वां है। और शीर्ष स्थान पर अगर बात करें तो शीर्ष स्थान पर है फिनलैंड। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर है फिनलैंड, भारत का स्थान है 68वां। कितने देश शामिल हैं, तो 113 देश इसमें शामिल हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। अब रूल लॉ ऑफ इंडेक्स 2022 में कितने देश शामिल हैं, तो 140 देश शामिल हैं। शीर्ष 3 स्थानों की बात करें तो पहले पर है डेनमार्क, दूसरे पर है नॉर्वे, तीसरे पर है फिनलैंड। अंतिम स्थान की अगर बात करें इसमें रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, तो वेनेजुएला लास्ट है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो भारत है 77वें नंबर पर। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे तो जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है। कुल 140 देशों को शामिल किया गया था। पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे पर है नॉर्वे, तीसरे पर है फिनलैंड, अंतिम स्थान पर है वेनेजुएला। भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो 77वें नंबर पर है भारत। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश कौन सा है, तो ये है आइसलैंड। ठीक है, 2022 में भारत का स्थान इसमें है 135वां, जबकि 2021 में भारत का स्थान था 140वां, यानी कि इसमें भी 5 अंकों का सुधार किया है भारत ने वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में। अगला पॉइंट है एडॉप्शन गैप रिपोर्ट 2022 के ये 7वां संस्करण था और इसको जारी कौन करता है, तो UNEP के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी करता है ये जर्मन स्थित जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा। आगे का पॉइंट देखेंगे हम, जर्मन वॉच तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के सहयोग से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया और ये जारी किया 14 नवंबर 2022 को किया। अगला पॉइंट है इसमें, अगर इस सूचकांक की बात करें तो 2023 में 59 देश व यूरोपीय यूनियन के जिन 4 श्रेणियों के आधार पर रैंकिंग दी गई है वो कौन कौन सी हैं, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा प्रयोग और जलवायु नीति। इन 4 आधारों पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया। भारत का स्थान की अगर बात करें तो भारत का स्थान इसमें है 8वां। शीर्ष स्थान देखेंगे तो पहले 3 स्थान जो है वो खाली हैं, लेकिन डेनमार्क जो है वो चौथी रैंक पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में अंतिम स्थान पर है ईरान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
वर्ष 2022 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक का प्रकाशन जो है वो कौन करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हिल्स, इन दो संस्थाओं द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया जाता है। और इसको जारी कब किया गया? तो 13 अक्टूबर 2022 को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेट, लेकिन कहीं कहीं इंपॉर्टेंट बनती है, इसलिए एक बार आप देख लीजिए। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में 116 देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो 101 नंबर पर है भारत। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में 121 देशों की सूची में जो 5 देश भुखमरी की भयावह स्थिति में हैं, इसको देखेंगे अगर तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और मेडागास्कर तथा यमन, ये 5 देश जो हैं वो भुखमरी की भयावह स्थिति में हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल OPHI तथा UNDP की मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विकास किया गया था वर्ष 2010 में। किसके द्वारा? तो ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल तथा UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विकास किया गया था। आगे देखेंगे, और ये रिपोर्ट इस बार जारी की गई है 17 अक्टूबर 2022 को। केंद्रीय विषय क्या था इसका? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का केंद्रीय विषय था अनपैकिंग डिप्रीवेशन बंडल्स टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अनपैकिंग डिप्रीवेशन बंडल्स टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विषय था। अगला पॉइंट है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार 111 विकासशील देशों की कितनी आबादी बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है? तो 1.2 बिलियन। अगर परसेंट में बात की जाए तो 19.1% जनसंख्या जो है विश्व की वो बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत की कितनी जनसंख्या जो वो ग्रसित है? तो 16.4%। अब जो अगला टॉपिक हम कवर करेंगे वो है आर्थिक परिदृश्य, ठीक है, जिसमें हम पहले राजकोषीय घटनाक्रम देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा है ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन कब किया गया? तो ये 6 से लेकर 8 फरवरी के बीच किया गया भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन। कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में। अगला पॉइंट है अवसंरचना समूह की समिति की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये की गई है नितिन गडकरी जी के द्वारा। अवसंरचना समूह की स्थिति की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की है नितिन गडकरी ने। और ये जो है अगला पॉइंट है 11-12 जनवरी 2023 के मध्य किस राज्य में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में, ठीक है। इसका वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में। इसका थीम क्या है? इसका थीम है मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। इंपॉर्टेंट हो जाता है थीम, मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। अगला पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY, ठीक है। तो एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का अब नया नाम क्या हो गया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इस योजना का प्रारंभ किया गया कब? तो 1 जनवरी 2023 से। डेट भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना में किन 2 योजनाओं का विलय कर दिया गया है? तो 2 योजनाओं को मिलाकर ये एक योजना बनाई गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसमें शामिल कौन कौन सी है? तो अंत्योदय अन्न योजना तथा प्राथमिक घरेलू योजना, इन 2 योजनाओं को मिलाकर अब बना दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये लागू हुई है 1 जनवरी 2023 से, ठीक है। अगला पॉइंट है 7 जनवरी 2023 को वाइटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मुंबई। और इसका थीम क्या है? तो इंडिया लीडिंग इनोवेशन इन द ईज ऑफ अनसर्टेनिटी, ये इसका थीम था। अगला पॉइंट है प्रज्वला चैलेंज भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करना। अगला पॉइंट है सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कंपटीशन किस मंत्रालय की पहल है? तो ये आवासन एवं शहरी मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है सिटी फाइनेंस रैंकिंग। अगला पॉइंट है भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कब तक के लिए मुफ्त राशन वितरित करने का निर्णय लिया है? तो इस साल के अंत तक दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा। और ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला पॉइंट है प्रतिष्ठित गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो ये जीता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI मुख्यालय ने, ठीक है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है UIDAI का? तो ये है नई दिल्ली में। अब इसका प्रतिष्ठित गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार किसको मिला है? तो राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार है ये, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? तो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ठीक है। ये गृह का फुल फॉर्म है, एक बार फिर देख लेते हैं। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ठीक है। अगला पॉइंट है देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया गया है? तो यह किया गया है कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर।
देश के प्राइवेट जेट टर्मिनल संचालित करने वाले हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? तो टोटल 4 हैं। अब केंद्र सरकार द्वारा B20 इंडिया का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को। ये टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। B20, ठीक है, B20 इंडिया का अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन, जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। अब B20 है क्या? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं एवं कारोबारी समुदाय आदि के लिए G20 का आधिकारिक चर्चा मंच है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है B20। अगला पॉइंट है इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के हिसाब से डिजिटल डिवाइड किसने जारी किया? तो ये ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी किया गया है। अगला पॉइंट है 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा पणजी में। और इस एक्सपो का थीम क्या था? तो आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर्यटन का व्यापक विकास के हॉल ऑफ फेम में शामिल राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है, केरल है और गोवा है। इसमें तो राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 18-19 के तहत पर्यटन का व्यापक विकास में हॉल ऑफ फेम में शामिल 4 राज्य हैं, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल और गोवा। लेकिन इसके तहत पहला पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है उत्तराखंड को। और अगर इसी में विरासत वॉक की बात की जाए तो ये मिला है अहमदाबाद हेरिटेज वॉक को। ठीक है, विरासत में अहमदाबाद हेरिटेज को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित और दिव्यांग अनुकूल स्मारक का पुरस्कार मिला है शिव मंदिर भोजपुर मध्य प्रदेश को। शिव मंदिर भोजपुर मध्य प्रदेश को। प्रमुख शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है कलकत्ता पश्चिम बंगाल को। अगला पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल रेलवे स्टेशन, ये मिला है सिकंदराबाद तेलंगाना को। ठीक, आगे बढ़ेंगे। प्रमुख शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अनुकूल हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है इंदौर मध्य प्रदेश को। और सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर है अहमदाबाद गुजरात। ठीक, और स्वच्छ पर्यटन स्थान पुरस्कार पश्चिमी एवं मध्य के क्षेत्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है उज्जैन मध्य प्रदेश को। स्वच्छ पर्यटन स्थान पुरस्कार पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश को। ठीक है, और अगर सिर्फ उत्तरी क्षेत्र की बात करेंगे तो ये मिला है हवा महल राजस्थान को। ये हो गया हमारा पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में उज्जैन मध्य प्रदेश, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में हवा महल राजस्थान। अगला पॉइंट है 21वीं विश्व लेखाकार कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मुंबई महाराष्ट्र में। इसका विषय क्या था? बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया हैदराबाद में। जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में किया गया। ठीक है, और 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हैदराबाद में। ये भी अभी का हुआ है नवंबर 2022 में 2022 का। ठीक है, ये हैदराबाद में हुआ है। जो अगला होगा 2023 में वो होगा अक्टूबर 2023 के मध्य, वो भी होगा हैदराबाद में। अगला पॉइंट देखेंगे ग्लोबल मीडिया कांग्रेस आयोजित की गई, ये की गई है अबू धाबी यूएई में। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो अबू धाबी यूएई में। और इसकी थीम क्या है? तो शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की थीम शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन 2023 का कहाँ होगा? तो वो भी होगा अबू धाबी यूएई में। 2022 का भी हुआ अबू धाबी यूएई में। अगला पॉइंट है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और यह सम्मेलन आयोजित हुआ भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तत्वाधान में। ठीक है, अगला पॉइंट है 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये केरल कोच्चि में किया गया। अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022। अगला पॉइंट देखेंगे 2020-21 के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक जारी किया गया। इसके द्वारा तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक। और इसमें कितने संकेतकों और अंकों को शामिल किया गया है? तो 70 संकेतक हैं और 1000 अंकों में रेटिंग दी गई है। 2020 से लेकर 21 में स्तर 2 लेवल 2 की अगर बात करें तो इसमें कौन सा राज्य है? तो इसमें 7 राज्यों को शामिल किया गया है। इसमें केरल है, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, 19-20 में अगर बात करें लेवल 2 में तो केरल था, पंजाब, चंडीगढ़ तथा महाराष्ट्र थे। प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का लेवल 3 में नाम आया है क्योंकि इसका अंक है 851 और लेवल 2 में 901 से लेकर 950 अंकों तक रखा गया है स्कोर। इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया गया इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन। और इसका आयोजक कौन था? तो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। ठीक है, और सह आयोजक था उत्तर प्रदेश सरकार। अगला पॉइंट देखेंगे भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया गया? तो ये डल झील श्रीनगर में। इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर ये डल झील श्रीनगर में आयोजित किया गया। किसके द्वारा? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा ये आयोजित किया गया।
2 से 3 नवंबर 22 के मध्य 12वीं द्विवार्षिकी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया केम 2022 का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और इंडिया केम 2022 का विषय क्या है, तो विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया थीम इसका, विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। अगला पॉइंट है, हरियाली बढ़ाने तथा सूक्ष्म वन के सृजन हेतु राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरित आयकर पहल की शुरुआत की गई। तो ये आयकर विभाग के द्वारा की गई। ठीक है, अब हरित का फुल फॉर्म क्या है, तो हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स, ये हरित का फुल फॉर्म है। अगला पॉइंट है, भारत का पहला प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया राजकोट गुजरात में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का, तो भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत के सपने को पूरा करने हेतु रणनीति, कार्य योजना तथा रोड मैप तैयार करने में मदद करना, ये इसका उद्देश्य है। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया भविष्य 9.0 क्या है, तो ये इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल है, इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल है भविष्य 9.0। अब इसका विकास किसने किया है, तो भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से ये किया गया है। अब देश का पहला पेंशन संवितरण बैंक कौन सा है, तो ये SBI ही है। हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म एक पहल है, हर स्टार्ट, तो ये गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल। ठीक है, ये हर स्टार्ट है। अब इसे कहाँ और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये गुजरात यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये स्टार्ट किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है, हर स्टार्ट, तो नाम से ही आपको कंफर्म हो रहा होगा, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने में ये मदद करेगा। ठीक है, हर स्टार्ट गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप काउंसिल द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इसका उद्घाटन या लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू ने, जो हमारी देश की राष्ट्रपति हैं। और इसका उद्देश्य क्या है हर स्टार्ट का, तो महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने में ये मदद करेगा। अगला पॉइंट है, देश में पंजीकृत भौगोलिक संकेतकों को कुल संख्या बढ़कर अब कितनी पहुंच गई है, तो 432 हो गई है भौगोलिक संकेतकों की कुल संख्या। और अधिकतम संख्या वाले अगर शीर्ष 5 राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पर कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल। ठीक है, भारत के किस राज्य को सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक गमोसा को GI टैग दिया गया है, तो गमोसा असम का प्रोडक्ट है जिसको GI टैग दिया गया है। अब ये गमोसा है क्या, तो ये तौलिया है। ठीक है, जिसको लोकल भाषा में असम में गमोसा कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य में जाति सर्वेक्षण का शुभारंभ किया है, तो बिहार राज्य ने। भारत का पहला ई फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया का शुभारंभ किसने किया, तो नीति आयोग ने। ई फास्ट और ई फास्ट इंडिया, ठीक है, इसका शुभारंभ किया है नीति आयोग ने। अब ई फास्ट इंडिया का पूरा नाम क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्रीट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया, ये ई फास्ट इंडिया का पूरा नाम है। ठीक है, अब इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, किसके साथ मिलकर, तो नीति आयोग के साथ मिलकर वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको स्टार्ट किया है। अगला पॉइंट देखेंगे, सितंबर 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में FDI इक्विटी अंतर्वाह के संदर्भ में सर्वाधिक निवेशकर्ता शीर्ष 4 राज्य कौन से हैं, तो सिंगापुर, USA, मॉरिशस और नीदरलैंड। ठीक है, FDI इक्विटी अंतर्वाह में सिंगापुर फर्स्ट है, USA सेकंड है, मॉरिशस थर्ड है, नीदरलैंड फोर्थ है। अगर वित्तीय वर्ष 21-22 की ही बात करें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्प्रवाह में, ठीक है, इक्विटी अंतर्प्रवाह में सर्वाधिक आकर्षक 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, सेवा क्षेत्र, ऑटोमोबाइल उद्योग और ट्रेडिंग। इन 4 सेक्टरों से सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्प्रवाह हुआ है। वित्तीय वर्ष अगर 21-22 में ही सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह वाले शीर्ष राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु। ठीक है, कम्पिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया @100 रिपोर्ट जारी की गई है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा किस वर्ष तक भारत को उच्च आय वाला देश बनाने का रोड मैप विकसित किया गया है, तो 2047 तक। और इसको तैयार कौन करेगा, इसका रोड मैप, तो प्रतिस्पर्धात्मक फ्रेमवर्क पर इसको तैयार किया जाएगा। मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन का शुभारंभ किसने किया, तो अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, इन्होंने स्टार्ट किया है मेक इंडिया नंबर 1। और इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैकाथॉन श्रृंखला के अंतर्गत पहला हैकाथॉन हाइब्रिड रूप से कहाँ आयोजित किया गया, तो पुणे, महाराष्ट्र में। उपभोक्ता मामलों के विभागों ने उपभोक्ताओं को सतर्क बनाने तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है, तो जागृति नाम से। ठीक है, जागृति नाम से उन्होंने एक शुभंकर लॉन्च किया है और इसका काम क्या होगा कि उपभोक्ताओं को सतर्क बनाने और उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना।
अगला पॉइंट है, किस कंपनी द्वारा एक इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव का अनावरण किया गया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है। और आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस नाम से इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव का अनावरण किया है? तो इसका नाम है सूर्य नूतन। किस राज्य ने प्रवासियों का डेटा बैंक के विस्तार हेतु प्रवासन सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है? तो केरल राज्य ने। अगला पॉइंट देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को विकसित करने की मंजूरी दी है? तो ये है धोलेरा, अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, धोलेरा, अहमदाबाद, गुजरात में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को विकसित करने की मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 रिपोर्ट के तहत कितने क्षेत्रों की सेवाओं को शामिल किया गया है? तो 7 क्षेत्रों को शामिल किया गया है इसमें। अगला पॉइंट देखेंगे, रिपोर्ट के अनुसार अगर पोर्टल की रैंकिंग में शीर्ष स्थान देखा जाए किसको मिला है? तो उत्तर पूर्व तथा पहाड़ी राज्यों को, जिसमें नागालैंड फर्स्ट है। और ग्रुप ए के राज्यों की बात करें तो केरल इसमें फर्स्ट है। यह बात हो रही है किसकी? तो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट है उसके तहत। ठीक है। ग्रुप बी के राज्यों में उड़ीसा नंबर 1 है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। अब रिपोर्ट के अनुसार सेवा पोर्टल में अगर रैंकिंग की बात की जाए, ये किसकी थी? तो ये पोर्टल की रैंकिंग में शीर्ष स्थान, लेकिन ये सेवा पोर्टल में रैंकिंग की स्थान की बात कर रहे हैं तो उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में इसमें मेघालय फर्स्ट है, उसमें नागालैंड फर्स्ट था। ग्रुप ए राज्यों में पंजाब इसमें फर्स्ट है, ग्रुप बी राज्यों में राजस्थान इसमें फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर भी सेकंड है और केंद्र शासित प्रदेशों में दोनों स्थानों पर फर्स्ट है। मेटावर्स में अपना ऑफिस स्पेस रखने वाला विश्व का पहला निकाय कौन है? तो AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो मेटावर्स में अपनी ऑफिस स्पेस में रखने वाला विश्व का पहला यूनिट होगा। जिला कौशल विकास योजना पुरस्कार 2022 के तहत कितने जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा? तो 30 जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा जिला कौशल विकास योजना के तहत। अब शीर्ष 3 जिले कौन कौन से हैं जिनको सम्मान दिया गया है? तो राजकोट गुजरात का, कछार असम का और सतारा महाराष्ट्र का। तो पहला स्थान मिला है राजकोट गुजरात को, दूसरा मिला है कछार जो असम का जिला है और सतारा महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले इसमें शामिल हैं? तो बहराइच को 10वां स्थान मिला है, गाजियाबाद को 16वां, चंदौली को 17वां और सोनभद्र को 22वां। ठीक है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पर एक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो IIT मद्रास ने। आउट ऑफ द थिंकिंग एक पाठ्यक्रम स्टार्ट किया है IIT मद्रास ने। हम देखेंगे किस केंद्रीय मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2022 को अधिसूचित किया है? तो ये किया है वित्त मंत्रालय ने। और इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार के नवीकरणीय कार्यक्रमों में तेजी लाना तथा सभी के लिए सस्ती, टिकाऊ तथा हरित ऊर्जा तक पहुंच को सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। इसके तहत छोटे उपभोक्ताओं को हरित ऊर्जा के लिए खुली पहुंच की सीमा 1 मेगावाट से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 100 किलोवाट कर दिया गया है। ठीक है। किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो ये किया है भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद ने। ठीक है, क्या लॉन्च किया है? तो कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को लॉन्च किया है भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद गुजरात ने। अब भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद ने किसके साथ मिलकर इस सूचकांक को जारी किया? तो भारतीय कृषि भूमि बाजार के साथ ये मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो रश्मि साहू ने। अगला पॉइंट देखेंगे, किस राज्य में नए रक्षा संपदा सर्कल बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो उत्तराखंड। यहाँ बनाया जाएगा रक्षा संपदा सर्कल उत्तराखंड में। 2021 में फेसलेस परिवहन सेवाएं प्रारंभ करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो दिल्ली। ठीक है। अगला पॉइंट है, हरित हाइड्रोजन का उपयोग भारत में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के अवसर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने क्या रिपोर्ट जारी की है? हरित हाइड्रोजन का उपयोग भारत में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के अवसर नामक एक शीर्षक पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और किसके सहयोग से ये तैयार की गई है? तो RMI के द्वारा। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण को कब जारी किया गया? तो 5 जुलाई 2022 को। और अगर उसमें शीर्ष राज्यों की बात की जाए तो पहले नंबर पर है उड़ीसा, दूसरे पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे पर है आंध्र प्रदेश। अगर विशेष श्रेणियों की बात की जाए, यानी कि विशेष श्रेणियों में आ जाते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्य और द्वीप क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाए तो त्रिपुरा जो है हमारा पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश और तीसरे पर है सिक्किम। DBT मोड में यानी कि नगद हस्तांतरण मोड में संचालित केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शीर्ष रैंक किसको मिली है? तो और दमन दीव को पहला स्थान मिला है, पुडुचेरी को दूसरा स्थान मिला है और तीसरा स्थान मिला है चंडीगढ़ को। 31 मई 2022 को गरीब कल्याण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है शिमला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, गरीब कल्याण सम्मेलन की आयोजित किया गया है शिमला हिमाचल प्रदेश में।
और इस सम्मेलन को आयोजित किस लिए किया गया था? तो केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरा होने के अवसर पर गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ? हिमाचल प्रदेश, शिमला में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अगला पॉइंट देखेंगे कि मध्य राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भुवनेश्वर में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वाधिक शिकायतों के निपटने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये संभव नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला पॉइंट है पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये NIFT दिल्ली में किया गया है इसका उद्घाटन। पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट के आधार पर कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के नाम से लॉन्च की गई है। केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट के आधार पर ये जारी की गई है। अगर इसके रिपोर्ट के हिसाब से 2020 के आंकड़ों की बात करें तो कुल पंजीकृत जन्म 2020 में कितना था? तो 2.42 करोड़, और मृत्यु अगर देखे जाए तो 81.2 लाख। ठीक है, और इसमें महिलाओं की संख्या मृत्यु में 39.8% थी और पुरुषों की 60.2%। उत्तर प्रदेश में पंजीकृत जन्मों की बात की जाए तो लड़के और लड़कियों को इसमें बांटा गया है। तो अगर 23,30,000 ये पंजीकृत जन्म दर रिकॉर्ड किया गया है उत्तर प्रदेश का। अगला पॉइंट है ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट GBPS का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सूरत, गुजरात में किया गया है। किसका? ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात, सूरत में। अगला पॉइंट देखेंगे, और इस शिखर सम्मेलन के 2 संस्करणों का आयोजन 2018 और 2020 में पहले ही किया जा चुका है, वो भी गांधीनगर, गुजरात में ही किया गया था। इसका विषय क्या था GBPS 2022 का? तो आत्मनिर्भर समुदाय में आत्मनिर्भर गुजरात और भारत। ठीक है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि PM स्वनिधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है दिसंबर 2024 तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी योजनाओं का विस्तार किया है। ठीक है। अगला पॉइंट है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में किस नेता को शीर्ष स्थान मिला है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीर्ष स्थान मिला है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में। और इसको जारी कौन करता है? तो मॉर्निंग कंसल्ट इसको जारी करता है। अगला पॉइंट है वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का क्या नाम है? तो दूधवाणी। ठीक है, क्या नाम रखा गया है डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का? नाम दूधवाणी। और इसका उद्देश्य है पशुपालन एवं कृषि के लिए आवश्यक जानकारी किसानों तक पहुँचाना। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम स्टार्ट करेंगे केंद्रीय बजट। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।